बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे निर्देश तंत्र। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने गति के बारे में पढ़ा कि कितने प्रकार की होती है। ठीक है। हमने बताया आपको जो है स्थानांतरीय गति, घूर्णी गति और हमने बताया कंपनीय गति। 3 तरह की गतियों का हमने डिस्कस किया और सबके एग्जाम्पल दिए। आज हम पढ़ेंगे निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। तो किसी वस्तु की अगर हमें बतानी हो स्थिति कि वो यहाँ है, कहाँ पर है, तो इसकी स्थिति को प्रदर्शित करना हो या वस्तु कब गति का अवस्था में है, विराम अवस्था में है, इन सब को दिखाने के लिए जो है हमें जिस तंत्र की जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र क्या है? एक ऐसा निकाय है जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति या गति की दिशा को प्रदर्शित कर सकते हैं या वस्तु की स्थिति और गति का अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं निर्देश तंत्र। तो हम कह सकते हैं वह निकाय जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति या गति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है। हम लोग निर्देश तंत्र का यूज करते रहते हैं जाने में, तो उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वह निकाय है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति और गति का अध्ययन किया जाए, उसी को क्या बोलते हैं? निर्देश तंत्र। अब ये निर्देश तंत्र बना कैसे होता है? तो इसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है निर्देश बिंदु। क्या होता है? निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु वह है जिसके सापेक्ष वस्तु की दूरी मापी जाती है। तो हमें दूरी भी मापना है उस बिंदु के सापेक्ष, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्देश बिंदु बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है? दूसरा ये है कि हमें दिशाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक, किस दिशा में वस्तु है, तो निर्देश बिंदु के सापेक्ष दिशाओं का समूह, ये चीज होना चाहिए। ठीक है। जैसे हमारे पास कुल 6 दिशाएं होती हैं। ठीक है। दिशाएं कितनी होती है? कुल 6। जैसे एक इधर और एक इधर, ये 2 हो गई। इसके अपोजिट ये वाली हो गई, और एक हमारे सामने जस्ट इसी के पीछे कितनी हो गई? 4। एक ऊपर और एक नीचे। तो कुल मिलाकर के 6 दिशा होती है, परंतु हर एक दिशा के विपरीत एक दूसरी दिशा भी होती है। ये भी हमने देखा। जैसे इसके विपरीत कौन सी है? ये वाली दिशा है। तो इन 6 दिशाओं को हम लोग सॉर्ट आउट करके कुल 3 दिशाओं में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। और उन तीनों दिशाओं को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए निर्देश बिंदु है, इसके सापेक्ष हमें किसी वस्तु की स्थिति और वगैरह का अध्ययन करना है, तो हम इसके क्या करते हैं? निर्देश बिंदु के सापेक्ष हम दिशाओं के समूह में एक एक्स एक्सिस लेते हैं और एक लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है। और एक इन दोनों के लंबवत लेते हैं हम लोग जेड एक्सिस। तीसरा कौन सा होता है? जेड अक्ष होता है। ठीक है। तो बोर्ड के प्लेन में जैसे एक एक्स हो गया और कौन हो गया? वाई, तो इसी के लंबवत बाहर की तरफ कौन होगा? जेड अक्ष होगा। ठीक है। इस तरह से ये क्या है? दिशाओं का समूह। अगर ये वस्तु इधर की तरफ में है तो वो प्लस एक्स दिशा में है, जस्ट इसके अपोजिट है तो क्या होगा? इसके अपोजिट का मतलब क्या होगा? वो माइनस दिशा होगी। इसी प्रकार यहाँ पर ये प्लस है तो इसका ये माइनस। ठीक है। इधर की तरफ में ये जेड वाला प्लस, तो उधर वाले में क्या होगा? माइनस।
इस तरह से जो है हमारे पास क्या हो गया, दिशाओं का समूह हो गया, जिसे हम लोग एक्सिस सिस्टम अब कहेंगे। ठीक है। अब अगर इस एक्सिस सिस्टम में कोई पॉइंट यहाँ पर है P, अगर इसके निर्देशांक x, y लिख दें तो निश्चित रूप से हमें इसका लोकेशन पता चल जाएगा कि ये वस्तु कहाँ पर है। ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन हमारा इसका पता चल गया, स्थिति पता चल गई। ठीक। अब दूसरी बात, इसमें क्या होना चाहिए, घड़ी। तीसरी चीज क्या होना चाहिए, घड़ी। घड़ी किसके लिए, समय के मापन के लिए। जैसे हम कब कहते हैं कि कोई वस्तु विराम में है या गति में है, अगर इन तीनों निर्देशांकों में से कोई भी बदल रहा है वस्तु का, चाहे x, चाहे y, चाहे z, किसके साथ, समय के सापेक्ष, तो समय के मापन के लिए क्या रखना चाहिए, हमको घड़ी लेना चाहिए। ठीक है। तो घड़ी का भी स्केल होना चाहिए। अगर समय के सापेक्ष तीनों में से कोई बदल रहा है इन निर्देशांकों में से, तो हम कहेंगे कि वस्तु गतिमान है। अगर नहीं बदल रहा है तो हम कहेंगे कि वस्तु विराम में है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा निर्देश तंत्र जो होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक निर्देश बिंदु होगा, ठीक है, जिसके सापेक्ष दूरी नापेंगे, और निर्देश बिंदु के साथ दिशाएं होनी चाहिए। ठीक। और तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, घड़ी होनी चाहिए। ठीक है। अब हमारे लिए क्या होता है कि हम इसका यूज करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी स्थान पर कहीं खड़े हुए हैं, मान लीजिए हम तिराहे पर अपने खड़े हैं और हमसे कोई पूछ रहा है, अगर कोई यात्री, कोई आने वाला पूछ रहा है कि हमें जो है भिटिया जाना है, तो अब हमें उसको बताने के लिए हम ये बताएंगे, अपने स्थान से जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से बताएंगे, यहाँ से जो है भिटिया 1 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में है। ठीक है। तो हमने जो है जहाँ से बताया, जिस स्थान से बताया, वो हमारे साथ जो है एक निर्देश बिंदु हो गया। उस बिंदु से हमने क्या बताया, उस वस्तु की स्थिति को बता दिया कि हाँ यहाँ से वो 2 किलोमीटर है या 1 किलोमीटर है, और किस दिशा में है हमने ये बता दिया। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक निर्देश तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। इसी को हम कहते हैं निर्देश तंत्र। तो हम लोग जनरली जाने अनजाने भी इस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब निर्देश तंत्र की बात करें तो 2 तरह का निर्देश तंत्र होता है। एक निर्देश तंत्र को हम लोग बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और एक को बोलते हैं आजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है। एक होगा जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक होगा आजड़ निर्देश तंत्र। 2 तरह के होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है। तो किसे कहते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र? वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम लोग जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है। वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का पालन करते हैं, उन्हें जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है। अब आप जड़त्व का पहला नियम उसे हम लोग कहते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का पहला नियम कहते हैं। अब इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, अगर गतिमान है तो गतिक अवस्था में ही रहेगी। ठीक है। मतलब बिना बल के वो वस्तु गति नहीं कर सकती है। कोई बाह्य बल लगाएंगे तभी वो वस्तु, जैसे अगर कोई गेंद यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, एक सतह पर यहाँ मान लीजिए, तो अगर ये वस्तु यहाँ पर रखी हुई है तो अपने आप तो चल नहीं सकती। ठीक है। जब हम इस पर कोई बल लगाएंगे तभी ये चलेगी। तो ऐसे निर्देश तंत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, हमने एक गेंद, हमारे हाथ में गेंद है या ट्रेन में गेंद रखी हुई है। ठीक है। अब क्या है कि अब ये गेंद जो है विराम में रुक पड़ा हुआ है। ठीक है। तो अपने आप तो ये चल नहीं सकता। अगर हम गेंद पर कोई बल लगा दे तो गेंद तो चल जाएगी।
ठीक है, अर्थात न्यूटन के प्रथम नियम का वो पालन कर रही है। अगर रुका हुआ है तो रुका रहेगा, और अगर हम बल लगा दे तो ये चल जाएगा। मतलब बाह्य बल के अधीन ये वस्तु गति करेगी। विराम में है तो, अगर बाह्य बल नहीं लगा तो विराम में है तो विराम में रहेगी, और गति का अवस्था में है तो गति का अवस्था में रहेगी। ठीक है, तो ऐसे तंत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? जड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलेंगे। और दूसरा क्या होता है? आजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तो किसे कहेंगे? ऐसे तंत्र को बोलेंगे आजड़त्वीय निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का पालन नहीं करते। तो ऐसे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का पालन नहीं करते उन्हें हम लोग आजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि न्यूटन के गति के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये बस है, यात्रा बस है और चल रही है, ठीक है, उसमें कोई गेंद रखी हुई। अब अगर बस ब्रेक लगाता है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये गेंद ऐसे आगे बढ़ जाएगी इस तरह से। अगर ये बस ऐसे जा रही है, सपोज ये बस है और ये ऐसे जा रही है, इसने ब्रेक लगा दिया। जैसे ये ब्रेक लगाएंगे तैसे क्या होता है? ये गेंद आगे बढ़ गया। तो इस बस पर तो बल नहीं लगाया गया, बिना बल के प्रभाव में ये वस्तु चल पड़ी। तो बिना बल के अगर ये वस्तु चल पड़ी तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर न्यूटन के प्रथम नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से इस प्रकार से देखेंगे तो ऐसे निर्देश तंत्रों को हम लोग क्या बोलेंगे? आजड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलेंगे। मतलब बिना बाह्य बल के ही ये वस्तु चल गई। ठीक है, तो दो तरह के हमारे पास निर्देश तंत्र होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और आजड़त्वीय निर्देश तंत्र। आजड़त्वीय निर्देश तंत्र का मतलब क्या है? कि बिना बाह्य बल की वस्तु गतिमान हो जाती है। और जड़त्वीय निर्देश तंत्र का मतलब क्या है? कि जब तक हम बाह्य बल लगाएंगे नहीं तब तक वो वस्तु गतिमान नहीं होगी। ठीक, तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।